वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज बात हो रही है प्रतिभा सेतु की। और ये किसके लिए? ये उनके लिए जो यूपीएससी को एक टॉप लेवल तक जाके क्वालिफाई नहीं कर पाते। टिल इंटरव्यू दे डिड पहुंचते हैं वहां तक, लेकिन फिर भी वो आखिरी लक्ष्य दूर रह जाता है। लेकिन अब ऐसे ही बच्चों के लिए, ऐसे ही एस्पिरेंट्स के लिए प्रतिभा सेतु है, जहां पर उनका पूरा डेटा रहेगा और सारी कंपनियों को एक्सेस होगा, पीएसयूज को होगा, इवन और सरकारी जो विभाग होते हैं उन्हें एक्सेस होगा कि वो जाके ऐसे टैलेंटेड छात्र जो कि ऑलमोस्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके बराबर ही थे, बस चूंकि सीटें लिमिटेड थी इसलिए उनका नंबर नहीं लगा, सीधे जाके उनका चुनाव अपनी प्रोफाइल के लिए, अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के लिए कर सकती। तो एक अच्छी पहल जिसे एक अच्छा रूप अभी दिया गया, उस पर बात हो रही थी। अब चूंकि अजीत साहब, आलोक रंजन सर दोनों हमारे साथ बने हैं और दोनों ही बच्चों को गाइड करते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ें और क्या करें। आलोक सर, आप भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स की मदद करते हैं, हमने सुना, उन्हें गाइड करते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी और इस तरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इनफैक्ट उन्हें क्लियर भी करते हैं, पर क्या बेसिक आपको पकड़ के चलना चाहिए ऐसे एग्जामिनेशन के लिए ताकि सफलता के चांसेस काफी अच्छे रहें? नहीं, देखिए, यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विसेज का होता है, ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन है। ये क्योंकि इसी बात से पता लग जाता है कि जैसे अभी आपके सामने आंकड़े आए कि 6 लाख में से अगर 900 लोग सेलेक्ट होते हैं तो कितना कम प्रतिशत है जो सिलेक्ट हो पाता है। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन का मामला है। आपको दूसरे से बेहतर नंबर लाने हैं, खाली पास नहीं होना है या कोई पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं लाना है। तो इसके लिए एक बड़ी जरूरी चीज ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही फोकस्ड होना पड़ेगा और प्रिपरेशन बहुत सही टाइम से आपको शुरू करना पड़ेगा। और मैं तो समझता हूं कि कम से कम नहीं तो एग्जाम के 1 साल से ऊपर समय के पहले से आपका मन बना लेना चाहिए कि आपको ये एग्जामिनेशन देना है और उसके सिलेबस को पूरी तरीके से स्टडी कर लीजिए। पूरे सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन है, सिविल उसके क्वेश्चन पेपर्स को देख लीजिए, पुराने क्वेश्चन पेपर्स को समझ लीजिए, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, किस तरीके की सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके की चीजें आपसे एक्सपेक्टेड हैं, और उसके बाद उसी के अनुरूप जो है बिल्कुल फोकस्ड प्रिपरेशन जो है करना चाहिए। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट रखना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट को बराबर बराबर समय दें। ये नहीं कि एक को आपने ज्यादा समय दिया, एक को कम दे दिया, तो मालूम पड़ेगा कि आप जो है किसी चीज में अच्छा स्कोर कर लिया और किसी में नहीं कर पाए तो आप पीछे रह जाएंगे। तो जैसे प्रिलिमिनरी है, अब देखिए प्रिलिमिनरी के बाद अभी इसी साल देखिए मेन एग्जामिनेशन सिर्फ 2.5 महीने का समय दे रहे हैं, 22 अगस्त से है। इसका मतलब यह है कि प्रीलिम्स के स्टेज तक ही आपको मेन एग्जामिनेशन के हिसाब से भी तैयारी ये एक्सपेक्टेड है कि आपने जनरल स्टडीज वगैरह पेपर्स की कर ली होगी पहले से, अदरवाइज ये आप 2.5 महीने में नहीं कर सकते आप तैयारी। तो यू मोर और लेस प्रिपेयर्ड, और प्रीलिम्स में आपने जैसे ही क्लियर किया तो आप एक तरीके से फाइनल राउंड ऑफ अपना रिवीजन और प्रिपरेशन जो है करके एग्जामिनेशन को देंगे। तो ये टाइम का मैनेजमेंट, कब कितनी समय से पढ़ाई शुरू करें, कितना पढ़ें, कितना समय किस चीज को दें, अपने टैलेंट के हिसाब से देखें किस चीज में आप अच्छे हैं किस में नहीं है, ये बहुत मैं समझता हूं जरूरी हो जाता है अगर आपको इसमें सक्सेस चाहिए। दूसरा, ये जो एग्जामिनेशन है आप देखिए प्रिलिमिनरी तो ठीक है, इसमें बहुत ही डीप और वाइड नॉलेज चाहिए, क्योंकि कई ऑल्टरनेटिव जो होते हैं जो पेपर में आते हैं उनको एक ही जैसे लगते हैं देखने से। तो अगर आपने बहुत गहराई से सब्जेक्ट को और कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा है, अगर आपने रटने की कोशिश की है तो आप रट के आ जाएंगे तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसको कॉन्सेप्चुअली समझे होंगे तो आप आंसर कर लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा फर्क होता है ऑल्टरनेटिव्स में जिसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। और उसके बाद आइए मेन एग्जामिनेशन में, सारी कहानी इसमें है कि आप लिखते कैसा है। आपको 250 वर्ड में, 200 वर्ड में आंसर्स लिखने हैं अपने, तो हाउ वेल यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। रिटन कम्युनिकेशन जो है आपका कितना लॉजिकल है, कितना एनालिटिकल है, कितना क्रिटिकल थिंकिंग शो करता है, कितना बैलेंस शो करता है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फ्लो है कि नहीं आपके आंसर में, तभी आपको इसमें मार्क्स मिल पाएंगे। तो इस सब चीजें एक बड़ा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, बड़ा मेहनत चाहता है और बड़ी स्ट्रेटेजिक मेहनत चाहता है, स्ट्रेटेजिक और फोकस्ड मेहनत। राइट। तो अजीत साहब, जो हमारी कहानी आज की उसमें है कि बच्चा जाके सब कुछ अच्छा किया, जितनी चीज़ें अभी हमें आलोक जी ने बताई उसने वो सब क्वालिफाई कर ली, लेकिन जाके इंटरव्यू में अटक गया। वहाँ ऐसा क्या होता है या क्या देखा जाता है कि वो 3 या 4 में से कोई एक क्वालिफाई करता है और 3 रह जाते हैं?
देखो इसमें सिर्फ इंटरव्यू पे यूपीएससी का सिलेक्शन नहीं होता, ये पहले बात जान लेनी चाहिए, क्योंकि आपका जो मेंस का स्कोर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर आपका स्कोर रिटर्न में अगर 900 के आसपास है तो आपका लगभग जो सिलेक्शन है वो तय है। मगर अगर आपका रिटर्न में स्कोर जो है वो 750 या 800 के करीब है तो आपको इंटरव्यू में 150 प्लस या 200 इज़ अ बेस्ट स्कोर होता है। तो मुझे लगता है कि रिटर्न भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है मेन एग्ज़ाम का, और उसका स्कोर इम्पॉर्टेंट है, और इंटरव्यू के भी मार्क्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सिर्फ इंटरव्यू पे किसी का सिलेक्शन नहीं रह जाता है, बाद में आपकी जो मेरिट है वो मेंस का स्कोर और आपके इंटरव्यू के स्कोर पे टोटल पे निकाला जाता है। राइट। तो आलोक सर, इंटरव्यू के लिए कोई खास टिप, जैसा हमने कहा कि अभी हालांकि अजीत सर ने बताया कि इट्स ऑल क्यूमुलेटिव, ये कोई एक चीज़ नहीं है कि आपने सब बस इंटरव्यू पहुंच गए और वहां आप झंडे गाड़ देंगे, वो पूरी नीचे की सक्सेशन है, नीचे से ऊपर तक। बट स्टिल इंटरव्यू के लिए कुछ खास बात, माफ कीजिएगा, कुछ खास बात? नहीं, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, मैं अजीत जी से बिल्कुल सहमत हूं। एक्चुअली कई लोग ये कहते हैं कि मैं मेंस क्वालिफाई कर गया, मैं इंटरव्यू में रह गया, बट अगर उनके मार्क्स आप देखिए तो इट बी क्वाइट पॉसिबल कि इंटरव्यू में उन्होंने ठीक ठाक मार्क्स भी मिले होंगे, लेकिन इंटरव्यू का जो 275 नंबर होते हैं इंटरव्यू के, बाकी 1700 के ऊपर नंबर जो है रिटर्न के हैं। अगर रिटर्न में मार्क्स उनके औरों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम है तो वो टोटल मिला के भी कम रह जाता है और सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये नहीं है कि उनका इंटरव्यू खराब हो गया या उनके पर्सनैलिटी में कमी है इसके वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मेन एग्जामिनेशन में जो रिटर्न है उसमें उनके मार्क्स औरों के मुकाबले कम है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इनको जोड़ के ही जो है वो सिलेक्शन इसके लिए हो पाता है। बल्कि मतलब जैसे मेंस का जो रिटर्न के मार्क्स हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हम तो आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट ओनली, लेकिन मैं जब सेलेक्ट हुआ था ये मुझे याद है तब पैटर्न दूसरा था, 1978 बैच का था मैं, तो मेरे रिटर्न में ही मेरे इतने मार्क्स थे कि अगर मैंने इंटरव्यू नहीं दिया होता तो भी मेरे आईएएस प्रॉपर में सेलेक्ट हो जाता। तो ये मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि रिटर्न की इतनी इंपॉर्टेंस होती है, मेन जो पेपर्स होते हैं उसके जो मार्क्स होते हैं उसका इतना अधिक महत्व होता है। अब रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू एक दिन में नहीं तैयारी हो सकती। इंटरव्यू की तैयारी आपकी 4-5 साल के 10 साल पूरा आपका जो समझ लीजिए स्कूली शिक्षा से शुरू होता है, तब से आपकी आदत होनी चाहिए किताबें पढ़ने की। मैं तो कहूँगा सबसे बड़ी बात मैंने जो अपना अनुभव पाया, अधिक से अधिक आप किताबें पढ़िए, अलग अलग विषयों पर किताबें पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, फिलोसफी पढ़िए, सोशियोलॉजी पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, साथ साथ अखबारों के एडिटोरियल्स पढ़िए, और जो पढ़िए उसकी एनालिसिस करिए, उसको क्रिटिकल थिंकिंग करिए, दिमाग में डालिए कि क्या आपके विचार हैं इसके बारे में। गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, और अलग अलग पढ़ के ग्रास्पिंग पावर अपनी बढ़ाइए, नई नई चीजें पढ़िए, और आप कितनी जल्दी चीज को ग्रास्प कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, लिखने की शैली अपनी इंप्रूव करके जरूर रखिए। अगर लिखना अच्छा नहीं हुआ तो कोई आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचेंगे ही नहीं या सक्सीड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें एक साथ ही चलेंगी और तभी आपको मुकाम हासिल होगा। तो आई थिंक अंदर बाहर सारी बातें हो गई, लेकिन प्रतिभा सेतु है, लेकिन वहां पर भी वो प्रतिभा की ही खोज कर रहा है। तो जो क्वालिफाई कर जाते हैं फॉर द मेंस, मतलब जो बन जाते हैं आईएएस आईपीएस या जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसकी मेरिट लिस्ट में आ गए भाई, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन फिर भी जो नहीं कर पाए या कुछ कमी पेशी रह गई है, उनको ये प्रतिभा सेतु वाकई में एक सेतु का काम कर रहा है, उनके लिए एक दूसरा मौका है। बाकी मैं तो शुभकामनाएं सारे कैंडिडेट्स को दूंगा कि आप जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उसी की प्राप्ति करें। लेकिन हमें भी पता है कि चीजें लिमिटेड रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी मौके मिले तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी और आलोक सर, धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें रही और सारे कैंडिडेट्स के काफी काम आएगी। और इनफैक्ट वो जो डर रहता है ना कि अरे मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो उनके मन से निकलेगा कि नहीं, मेरे पास और भी मौके रहेंगे, मुझे और भी बढ़िया जॉब या अच्छी ऑफर्स मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।